गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में अपन शुरू करेंगे SS 705 जिसका नाम है मॉडिफिकेशन टू द ओपिनियन। तो विद इन 15 मिनट्स अपन इस पूरे टॉपिक को आराम से कवर कर लेंगे। ICA मॉड्यूल के हर एक टॉपिक को अपन कवर करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ दीज नोट्स। सबसे पहला पॉइंट है टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशन। देखो मॉडिफिकेशन 3 टाइप्स का होता है, क्वालिफाइड, एडवर्स और थर्ड होता है डिस्क्लेमर। कब आना चाहिए क्वालिफाइड, कब आना चाहिए एडवर्स, कब आना चाहिए डिस्क्लेमर, ये अपन आज की क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। सेकंड पॉइंट बोलते हैं सर्कमस्टेंसेस व्हेन अ मॉडिफिकेशन इज रिक्वायर्ड। आखिर ऐसे कौन से सर्कमस्टेंसेस होंगे जब अपन को क्लीन की जगह कहाँ आना पड़ेगा, मॉडिफिकेशन की ओर आना पड़ेगा। तो दो सर्कमस्टेंसेस बता रखे ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन। पहला पॉइंट बोल रहा है अपन को ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन हो चुका है। ऑडिटर कंक्लूड्स दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल आर नॉट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट। यानी कि अपन को ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन हो चुका है और ऑडिटर इस कंक्लूजन पे आ चुका है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर गलतियां हैं। ठीक है, मटेरियल में स्टेटमेंट क्या होता है ये अपन ने ऐसे 700 के अंदर डिस्कस करा था। सेकंड पॉइंट बोल रहा है व्हेन ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। सेकंड पॉइंट में ऑडिटर को सही ऑब्टेन नहीं हो पाया, हो सकता है मैनेजमेंट ने कोई रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया हो, जैसे कि ऑडिटर एक्सटर्नल कन्फर्मेशन के लिए लेटर भेजना चाहता हो पर मैनेजमेंट ने मना कर दिया हो। ठीक है, टू कंक्लूड डेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट। और ऑडिटर कंक्लूजन पे ही नहीं पहुंच पा रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कोई भी मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है। यानी कि आप बोल सकते हो पॉसिबल मिस स्टेटमेंट हो सकते हैं। तो फिर इस केस में ऑडिटर को कहाँ आना पड़ेगा, मॉडिफिकेशन की ओर आना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट बोलते हैं विच मॉडिफिकेशन इज अप्रोप्रिएट अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस। कौन सा मॉडिफिकेशन कब आना चाहिए, क्वालिफाइड कब आना चाहिए, एडवर्स डिस्क्लेमर कब आना चाहिए, उसके लिए आपको टेबल बता रखी है। फैक्टर नंबर 1 आपको बताता है नेचर ऑफ मैटर गिविंग राइज टू मॉडिफिकेशन। यानी कि इन दोनों पॉइंट्स की वजह से आप कहाँ होगे, क्लीन की जगह मॉडिफाइड ओपिनियन की ओर आओगे। पहला व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड, ये आपको पता चल चुका है, या फिर ऑडिटर को सही ऑब्टेन नहीं हो पाया तो आप कहाँ होगे, मॉडिफिकेशन की ओर आओगे। ठीक है, एक फैक्टर नंबर 2 क्या बोलते हैं, ऑडिटर्स जजमेंट अबाउट द परवेसिवनेस ऑफ इफेक्ट्स ऑफ पॉसिबल इफेक्ट्स ऑफ मिस स्टेटमेंट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, यानी कि इसमें क्या होगा, अब सबसे पहले इधर एक वर्ड आ रहा है परवेसिव। ठीक है, परवेसिव का मतलब जान लेते हैं। और तो सबसे पहले अपन मीनिंग जानते हैं आखिर परवेसिव होता क्या है। इट इज़ अ टर्म यूज्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ मिस स्टेटमेंट टू डिस्क्राइब इफेक्ट्स, पॉसिबल इफेक्ट्स ऑफ मिस स्टेटमेंट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यानी कि यहाँ अपन को देखना पड़ेगा कि जो भी मिस स्टेटमेंट है उसका इफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर क्या आएगा। परवेसिव इफेक्ट्स आर ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर दोज डेट इन ऑडिटर्स जजमेंट। ये ऑडिटर के जजमेंट पे डिसाइड करता है कि वो तीनों में से कौन सी कैटेगरी के अंदर आएगा। फॉल्स अंडर एनी कैटेगरी, वो मिस स्टेटमेंट कौन सी कैटेगरी के अंदर आएगा ये ऑडिटर के जजमेंट पे डिसाइड करता है। तीनों में से एक कैटेगरी फॉलो गई तो अपन बोल सकते हैं कि हाँ परवेसिव है। पहला पॉइंट, इफेक्ट ऑफ पॉसिबल इफेक्ट इज नॉट कन्फाइंड टू अ स्पेसिफिक अकाउंट बैलेंस और आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। पहला पॉइंट बोल रहा है जो भी इफेक्ट होगा उसका सिर्फ स्पेसिफिक अकाउंट बैलेंस पर नहीं रहेगा, इज नॉट कन्फाइंड। ठीक है, यानी कि एक से ज़्यादा एरिया को वो अफेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ फ्रॉड के अंदर होता ही है। ऑब्वियसली अगर आप सिर्फ एक एरिया के अंदर फ्रॉड करोगे तो आप इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो फ्रॉड करने वाला होगा, मैनिपुलेशन करने वाला होगा, वो दूसरे एरिया को भी कहीं ना कहीं उस अमाउंट से ओवरस्टेटेड या अंडरस्टेटेड करेगा ताकि ऑडिटर को किसी को भी पता नहीं चल पाए। इफेक्ट ऑफ पॉसिबल इफेक्ट इज नॉट कन्फाइंड टू अ स्पेसिफिक अकाउंट बैलेंस बट दैट रिप्रेजेंट सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। पहला पॉइंट तो बोल दिया उसका इफेक्ट मल्टीपल एरिया में आ रहा होगा। सेकंड पॉइंट बोल रहा है उसका इफेक्ट सिर्फ एक ही एरिया में आ रहा होगा, पर वो जो एक एरिया के अंदर इफेक्ट आ रहा है वो एरिया आपका सब्सटेंशियल पोर्शन है। फॉर एग्जांपल बैंकिंग कंपनी के अंदर आप बोल सकते हो एडवांसेस, आप कहीं ना कहीं एडवांसेस के अंदर गलती है तो कहीं ना कहीं आपके लिए सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। तो आप बोल सकते हो कि भले बैंकिंग कंपनी में एडवांसेस को लेकर बाकी पीपी इन्वेंट्री सारी चीज़ें एकदम एक्यूरेट होगी, पर एडवांसेस के अंदर कहीं ना कहीं गलती मिल गई तो आप बोल सकते हो वो आपके लिए परवेसिव हो जाएगा। इन रिलेशन टू डिस्क्लोजर्स इफ दे आर फंडामेंटल टू द यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो आपने डिस्क्लोजर नहीं करा है, जैसे कि आप बोल सकते हो मटीरियल अनसर्टिनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न एग्जिस्ट करता था पर आपने इसको लेकर कोई डिस्क्लोजर दिया ही नहीं, तो ये आपके क्या करेंगे, जो भी ये यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो
इम्पैक्ट करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल भी यही बता रखा है, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, ठीक है। उसके बाद अब अपन इस टेबल पर आ जाते हैं, ठीक है। इधर एक वर्ड दे रखा है मटेरियल बट नॉट परवेसिव, और इधर एक वर्ड दे रखा है मटेरियल एज वेल एज परवेसिव। तो आप देख सकते हो दोनों ही कॉलम, दोनों ही टेबल के अंदर क्या आ रहा है, मटेरियल वर्ड तो इंक्लूड हो गई, ठीक है। ऑब्वियसली अगर मिस स्टेटमेंट मटेरियल नहीं होगी तो आप क्लीन ओपिनियन दे दोगे। अगर मिस स्टेटमेंट मटेरियल है तभी तो आप इधर आओगे, ठीक है, तभी तो आप मॉडिफिकेशन में आओगे। तो ये बात तो आप ध्यान रख सकते हो, चाहे आप क्वालिफाइड दो, चाहे एडवर्स दो, चाहे डिस्क्लेमर दो, मटेरियल मिस स्टेटमेंट तो वो होंगी। अब ये अपन को देखना है क्या वो परवेसिव भी है क्या। अगर परवेसिव नहीं है तो आप क्या दे सकते हो, क्वालिफाइड ओपिनियन दे सकते हो। क्वालिफाइड कब दोगे, व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड, या फिर ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। तो इस केस में आप बोल सकते हो, इस केस में आप देख सकते हो परवेसिव की कैटेगरी, यानी कि आपको ये देखना है अगर वो परवेसिव नहीं है। परवेसिव का डेफिनेशन ऑलरेडी बता दिया, कैसे आपको चेक करना है ये भी बता दिया। अब आपको पता चल गया कि वो मिस स्टेटमेंट सिर्फ मटेरियल मिस स्टेटमेंट है और वो परवेसिव नहीं है, तो आप क्या दे सकते हो, क्वालिफाइड ओपिनियन दे सकते हो। और मटेरियल एज वेल एज परवेसिव है, और अगर ऑडिटर को लगता है व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड, यानी कि ऑडिटर को गलती मिल चुकी है, तो इस केस में आप क्या दोगे, एडवर्स ओपिनियन दोगे। और अगर ऑडिटर को सही ऑब्टेन नहीं हो पाया, यानी कि पॉसिबल मिस स्टेटमेंट हो सकते हैं, ऑडिटर को लग रहा है ये मिस स्टेटमेंट मटीरियल भी हो सकते हैं, परवेसिव भी हो सकते हैं, ठीक है, तो फिर ऑडिटर क्या देगा, डिस्क्लेमर देगा। डिस्क्लेमर कब आता है, यानी कि आप बोल सकते हो रेस्ट्रिक्शन ऑन स्कोप ऑफ ऑडिट, यानी कि मैनेजमेंट ने क्या करा, ऑडिटर के स्कोप पर कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्शन लगा दिया। फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट चाहता है एक्सटर्नल कंफर्मेशन, बैंक बैलेंस को कंफर्म करने के लिए वो बैंक से लेटर साइन करवाना चाहता है, ठीक है। कहीं ना कहीं वो एक्सटर्नल कंफर्मेशन, क्रेडिटर्स उनका बैलेंस चेक करने के लिए आप बोल सकते हो एक्सटर्नल कंफर्मेशन करना चाहता पर मैनेजमेंट मना कर देता है, ठीक है। मैनेजमेंट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देने से मना कर देता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो अगर ऑडिटर को सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिलता, फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट बोल देता है कि ऑडिटर को इन्वेंट्री चेक नहीं करना है। अब ऑडिटर विदाउट फिजिकल चेकिंग, ठीक है, कैसे मान लेगा इन्वेंट्री इतना एग्जिस्ट करता है, तो कहीं ना कहीं इस केस में ऑडिटर को सही ऑब्टेन हो ही नहीं पाएगा। अभी ऑडिटर को देखना है क्या वो परवेसिव भी है, अगर परवेसिव भी है तो फिर डिस्क्लेमर आ जाएगा। अब सेम अगर ये टेबल आपको सही से समझ आ गई तो आप इजीली डेफिनेशन लिख सकते हो। डेफिनेशन ऑफ क्वालिफाइड एडवर्स डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन कब आना चाहिए, क्वालिफाइड ओपिनियन, ये अपन ने देख लिया, एडवर्स ओपिनियन, डिस्क्लेमर ओपिनियन। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, लैंग्वेज फ्रेम कर सकते हो। क्वालिफाइड ओपिनियन में अपन ने क्या देखा था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड और ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। द ऑडिटर हैविंग ऑब्टेन सफिशिएंट एंड the auditor having obtained psi concludes that misstatements are material but not pervasive, ठीक है। तो ये सेम उसी तरीके से आप लैंग्वेज फ्रेम कर सकते हो। इसी को देखते हुए मटेरियल बट नॉट परवेसिव वही वर्डिंग्स आ जाएंगे, ठीक है। मिस स्टेटमेंट्स आर मटेरियल बट नॉट परवेसिव, अनेबल टू ऑब्टेन साई, ठीक है, सेम। अच्छा, उसके आगे अपन बढ़ते हैं। डिस्क्लेमर ओपिनियन के अंदर एक एक्स्ट्रा पॉइंट है। क्या एक्स्ट्रा पॉइंट है, द ऑडिटर शैल डिस्क्लेम एन ओपिनियन इन एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टेंसेस इन्वॉल्विंग मल्टीपल अनसर्टेनिटीज। The auditor concludes that notwithstanding psi obtained each of individual uncertainties, it is not possible to form an opinion due to possible interaction of these uncertainties and their possible cumulative effect on financial statements. Basically इसका क्या मतलब है, ऑडिटर को डिस्क्लेमर ओपिनियन कब देना चाहिए, एक और केस है, इन एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टेंसेस ही होगा, यानी कि जब मल्टीपल अनसर्टेनिटीज़ एग्जिस्ट कर दी है। देखो ऑडिटर क्या कर रहा है, अगर सिर्फ स्पेसिफिक एरिया को चेक कर रहा है तो ऑडिटर को क्या मिल रहा है, सिर्फ इंडिविजुअल एरिया को ऑडिटर चेक कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ऑडिटर को सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन हो रहा है, ठीक है, सही ऑब्टेन हो रहा है। पर जब ऑडिटर पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एज अ होल देख रहा है तो कहीं ना कहीं ऑडिटर को लग रहा है यार इस पूरी कंपनी के अंदर ही कोई ना कोई गलती हो सकती है। फॉर एग्जांपल एक DLF कंपनी होती थी, ठीक है, हाउसिंग कंपनी, उसके बारे में आप पढ़ सकते हो। अब कहीं ना कहीं उसके अंदर थोड़ा बहुत गलती हुआ, उसके अंदर आप देखोगे तो ऑडिटर को क्या होगा, एक
स्पेसिफिक एरिया के अंदर ऑडिटर देखेगा हाँ पीपी इन्वेंट्री ये सब एग्जिस्ट करता है, पर कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो उनके सिर्फ एक एरिया के अंदर उनका इंटरेस्ट उन्होंने डिलेड पेमेंट करा, तो उसकी वजह से उनके बाकी जो बोरर्स थे वो भी पैसा मांगने आ गए। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे सिर्फ एक एरिया को आप चेक कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको सही ऑब्टेन हो रहा है, पर कहीं ना कहीं आप पूरे एज अ एंटिटी एज अ होल को देख रहे हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको मल्टीपल अनसर्टेनिटीज एग्जिस्ट करते हुए दिख रही है कि ये एंटिटी फ्यूचर में एग्जिस्ट कर ही नहीं पाएगी, ठीक है। तो इस केस में ऑडिटर को डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अपने पास नेक्स्ट पॉइंट आता है वर्डिंग्स इन केस ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन एडवर्स डिस्क्लेमर। वर्डिंग्स क्या आनी चाहिए, देखो क्वालिफाइड ओपिनियन आप दे रहे हो तो फिर क्या वर्डिंग्स लिखोगे ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट ऑफ पॉसिबल इफेक्ट ऑफ अ मैटर डिस्क्राइब्ड इन द बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ, ठीक है। इस तरह का वर्डिंग रहता है, इसको आपको समझ में आ गया होगा। ऑब्वियसली आपको देखना है फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है तो ये लैंग्वेज आ जाएगा, कंप्लायंस फ्रेमवर्क है तो ये लैंग्वेज आ जाएगा। एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट ये आप ध्यान रखना क्वालिफाइड के केस में। एडवर्स के केस में आप सिंपल सा लिख दोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डो नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, दे आर नॉट प्रिपेयर्ड एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ। डिस्क्लेमर के केस में आप क्या दोगे, अंडर ओपिनियन सेक्शन अमेंड द सेक्शन विच इंडिकेट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन ऑडिटेड। इस केस में आप ये नहीं लिखोगे ऑडिट हुआ, इस केस में लिखोगे ऑडिटर वॉज एंगेज टू ऑडिट, ही डज नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अल्टीमेटली डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन है तो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो ऑडिटर अपना ओपिनियन ही एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, क्यों, क्योंकि ऑडिटर को सही ऑब्टेन नहीं हुआ था। Auditor should also mention because of the significance of matters described in basis for disclaimer of opinion section, auditor was not able to obtain sufficient and appropriate audit evidence। ऑडिटर को ये भी बताना पड़ेगा कि उसको किस वजह से सही ऑब्टेन नहीं हुआ था। 6 पॉइंट अपने पास आता है consequences of inability to obtain साई ड्यू टू मैनेजमेंट इम्पोज लिमिटेशन आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ एंगेजमेंट। देखो अगर कहीं ना कहीं मैनेजमेंट क्या करता है, कोई ना कोई आप बोल सकते हो रेस्ट्रिक्शंस वगैरह लगाते हैं ऑडिटर के स्कोप पे, तो अगर वो ऑडिटर ने एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करा था उससे पहले अगर मैनेजमेंट रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं तो ऑडिटर को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए वो एंगेजमेंट। पर अगर एक बार ऑडिटर ने एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर लिया उसके बाद मैनेजमेंट रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं कि ऑडिटर इस एरिया को चेक ही नहीं कर सकता, तो फिर क्या होगा, ऑडिटर को क्या करना चाहिए, TCW सबसे पहले मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करना चाहिए। अगर मैनेजमेंट मना कर देता है TCWG के साथ बात करनी चाहिए, TCWG भी कोई हेल्प नहीं कर रहा है और अगर ऑडिटर को सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिल रहा तो ऑडिटर को देखना चाहिए क्या उसका पॉसिबल इफेक्ट क्या परवेसिव है क्या, अगर परवेसिव है तो विड्रॉ कर देना चाहिए या फिर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देना चाहिए। अगर विड्रॉ करना अलाउ नहीं है तो डिस्क्लेम दे देना चाहिए, और अगर मटीरियल बट नॉट परवेसिव है उसमें ऐसा ऑडिटर को लग रहा है तो फिर ऑडिटर को क्वालिफाइड ओपिनियन देना चाहिए। लास्ट पॉइंट अपने पास आता है इफ ऑडिटर डिसाइड्स टू विड्रॉ। अगर ऑडिटर ने ये डिसाइड कर लिया कि वो विड्रॉ करना चाहता है तो लिस्टेड कंपनी के केस में क्या होगा, उसको TCWG के साथ पहले बात करनी पड़ेगी कि वो इस वजह से रेजिग्नेशन देना चाहता है, और अगर वो विद इन 45 डेज फ्रॉम एंड ऑफ फर्स्ट क्वार्टर देना चाहता है तो बिफोर रेजिग्नेशन उसको ऑडिट रिपोर्ट या फिर लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट क्या करना पड़ेगा, बना के देना पड़ेगा, इशू करना पड़ेगा, ठीक है। और आफ्टर 45 डेज फ्रॉम एंड ऑफ क्वार्टर हो गया, उसके आफ्टर 45 डेज डिज़ाइन कर रहा है तो फिर उसको ऑडिट रिपोर्ट है लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट, ठीक है, जो भी बन रहा है। ऑब्वियसली कई कंपनी ऐसी होती है जो ऑडिट रिपोर्ट बना देती है, LR रिपोर्ट नहीं बनाती है। लिमिटेड रिव्यू बेसिकली उसके अंदर ज़्यादा डिटेल के अंदर चेकिंग नहीं होता है, ठीक है, सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर एक तरीके से आप बोल सकते हो, ठीक है। तो इस केस में वो क्या करना पड़ेगा, फॉर सच क्वार्टर एंड नेक्स्ट क्वार्टर बना के देना पड़ेगा। और अगर ऑडिटर रिज़ाइन कर रहा है, LR इशूड फॉर ऑल 3 क्वार्टर्स, ठीक है, तीनों क्वार्टर का ऑडिटर
तब तक काम किया तो फिर उसको पूरा ऑडिट रिपोर्ट फिर वो अगले साल ही रिज़ाइन कर सकता है, उसको उस साल पूरा काम करना पड़ेगा। ऑब्वियसली वो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे सकते हैं। नोट, ऑडिटर ऑफ अनलिस्टेड कंपनी शैल नॉट मेंशन प्रोफेशनल प्री ऑक्यूपेशन एज अ रीज़न फॉर रेजिग्नेशन। लिस्टेड कंपनी के अंदर तो इतना सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं, अनलिस्टेड कंपनी के अंदर वो क्या कर सकता है, प्रोफेशनल प्री ऑक्यूपेशन रीज़न नहीं दे सकता अपने रेजिग्नेशन का। देखो अल्टीमेटली ऑडिटर अगर क्या करेगा, सिर्फ रिज़ाइन करके चला जाएगा तो फिर नेक्स्ट ऑडिटर आएगा, तो नेक्स्ट ऑडिटर को वापस शुरू से काम करना पड़ेगा। उसको कैसे पता चलेगा कि आखिर पुराने ऑडिटर ने रिज़ाइन क्यों दिया था। तो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो ऐसे ही स्ट्रिक्ट हो गया। अब ऐसे ही चाहते हैं कि ऑडिटर क्या करे, विड्रॉ नहीं करे, कहीं ना कहीं जो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन है वो दे, ताकि जो भी नेक्स्ट ऑडिटर है उसको पता चले कि आखिर किस वजह से ऑडिटर ने रिज़ाइन करा था। ठीक है, अदरवाइज़ क्या होगा, कहीं ना कहीं कोई सी भी एंटिटी के अंदर कोई गलती होगी, ऑडिटर रिज़ाइन करके चला जाएगा, डिस्क्लेमर आएगा ही नहीं। तो अब ये 7 पॉइंट की वजह से आजकल डिस्क्लेमर बहुत कॉमन हो चुका है। ठीक है, अब डिस्क्लेमर आ सकता है ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि ऑडिटर के लिए कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो रिज़ाइन करना ईजी टास्क नहीं है। तो ये अपना SS 705 पूरा कंप्लीट होता है। कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट्स के अंदर बता सकते हो। थैंक यू एवरीवन।